बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्रिनोलॉजी है। एंडोक्रिनोलॉजी में आपको पता है थायराइड के इश्यूज होंगे पेशेंट को, ठीक है, या पेशेंट को एड्रिनल्स के इशू होंगे, या पेशेंट को इंसुलिन से रिलेटेड या पेंक्रियास के इश्यूज होंगे, ठीक है, या पिट्यूटरी के इश्यूज हो सकते हैं। तो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे आपसे ज्यादातर सिनेरियोज आपके, आपने इन्हीं के अराउंड फोकस करना है। मिडिल एज लेडी है, प्रेजेंट हुई है एब्डोमिनल पेन के साथ, डायरिया और वेट लॉस, ठीक है। ओके, मिडिल एज लेडी है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस के साथ आई है। उसकी सीरम सोमेटोस्टेटिन लेवल इज एलिवेटेड, ठीक है। मगर एवेल्यूएशन में बिलीव हुआ है कि पेशेंट को बिलियरी स्टोन्स है। सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिलियरी स्टोन्स। असल में ये सारे का सारा सिनेरियो बेसिकली बिलियरी स्टोन्स के हवाले से है कि पेशेंट आपके पास आई है, उसको लाइक स्टोन्स बने हुए हैं, तो कौन सा एक ऐसा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए, बिलियरी स्टोन्स का लिंक किसके साथ होता है, अगर तो कोलेस्ट्रोल की रेशो ज्यादा हो कंपेरेटिव टू बाइल एस्टर्स। एक तो ये वजह होती है, और यही वजह होती है कि जो फर्टाइल, हम याद रखते हैं कि फर्टाइल हो गया, फोर्टी हो गया, प्लेटस हो गया, फीटस हो गया, फोर एफ जो होते हैं, या फोर, इस एज में ज्यादा फीमेल या फीमेल्स हो गई, इनमें क्यों रिस्क होता है बाइल स्टोन्स का, क्योंकि कोलेस्ट्रोल की रेशो ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू बाइल एसिड्स। तो फिर क्या होता है, जब कोलेस्ट्रोल ज्यादा होता है ना बाइल एसिड की निस्बत, तो वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। जिस तरह रेत नहीं प्रेसिपिटेट होती, तो वो स्टोन्स बनाना शुरू कर देते हैं। एक तो ये वजह होती है, दूसरी वजह ये होती है स्ट्रेसिस। स्टेसिस, जब भी बाइल की स्टेसिस होगी तब भी स्टोन्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो कोलिसिस्टोकाइनिन में तीन लफ्ज आ रहे हैं, तो तीन काम इसके आपने याद रखने हैं। पहला काम क्या है कि ये बाइल की बेसिकली गाल ब्लैडर जो होता है उसकी एम्पटिंग करवाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या करता है, पेंक्रियाज की सिक्रीशन रिलीज कराता है, ठीक है। और तीसरी चीज ये क्या करता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को रिलीज करवाता है। ये तीन फंक्शन आप याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। कि गाल ब्लैडर की एम्पटिंग करवाता है, पेंक्रियाज की सिक्रीशन करवाता है, और गाल जीएलपी के लेवल ज्यादा करता है। तो अब इस पेशेंट में वो पूछना चाह रहा है कि सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, सो दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन का ये फंक्शन होता है कि वो एम्पटिंग करवाता है, तो अगर वो नहीं होगा तो स्टेसिस होगी। HbA1c के टारगेट लेवल क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। इट्स बेसिकली लेस देन 7, 5.6% तक हम से 6.5% तक नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सो एप्रोप्रिएट आंसर इज ए। एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ फीमेल आई है, एंजाइटी है, स्वेटिंग है, तो आप आपके जहन में क्या है, ए फिफ्थ जब भी किसी यंग पेशेंट के अंदर आए ना, यंग पेशेंट में, और स्वेटिंग हो, डायरिया हो, तो आपने सोचना होता है कि थायराइड का इशू है, ठीक है। ऑलवेज थिंक अबाउट इट। तो थायराइड की प्रोफाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। 60 ईयर ओल्ड मेल है, उसको लंग कैंसर था। अब पेशेंट को कोई सिम्टोमेटिक चेंजेस नहीं है, फॉलो अप पे आया है, लेकिन आपने जब उस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स देखे हैं तो सोडियम बड़ा कम आपको मिला है, यूरिक एसिड बाकी, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपको नॉर्मल मिल गई है। अब मैं एक बात याद रखिएगा, हाइपोनेट्रीमिया जब भी होता है, ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया में अगली चीज आप सीरम ऑस्मोलैरिटी देखते हैं। सीरम ऑस्मोलैरिटी अगर नीचे आए ना पेशेंट की, तो इसको हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। इस हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया में अगली चीज होती है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी। अगर किसी मरीज की यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल नॉर्मल हो, या बाज़ औक़ात ज्यादा भी हो, ठीक है, इंक्रीज हो, तो फिर आपके जहन में एक चीज लंग कैंसर से हवाले से आनी चाहिए, वो होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि पेशेंट होता तो यू वॉल्यूमिक है, कि वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं होता, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल या ज्यादा होती है, ठीक है। और पेशेंट की
सीरम ऑस्मोलारिटी कम ही होगी, तो इसको कहा जाता है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट भी इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो एक इस लेक्चर में आपको समझा नहीं मैं सकता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका वर्कअप इस तरह होता है कि सीरम ऑस्मोलारिटी देखी जाती है, वो कम हो तो दिस इज हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद अगली चीज पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस देखा जाता है। अगर कोई मरीज यू वॉल्यूमिक हो कि वॉल्यूम ओवरलोड में ना हो, कोई एडिमा नहीं है, पल्स उसकी ठीक है, प्रेशर ठीक है, उसमें आपने सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सोचना है। ठीक है। सो इस पूरे सिनेरियो में टेक अवे यही है कि आपने सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सोचना है। अगर यूवोलेमिक पेशेंट हो, पेशेंट में कैंसर की हिस्ट्री हो और सोडियम कम हो, तो आपने सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सोचना है। 55 ईयर ओल्ड फीमेल है, बोन पेन्स है, अल्सर्स है, इसका निमोनिक आप लोगों में से अक्सर बच्चों को पता होगा, हिस्ट्री है रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की। ये बेसिकली प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होता है, इसका एक निमोनिक भी होता है। आप लोगों को किसी को याद है? एब्डोमिनल, कमेंट में जल्दी जल्दी लिखे, एब्डोमिनल ग्रोन्स, साइकेट्रिक ओवरटोन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेप्टिक कैल्शियम जब भी ज्यादा होता है हाइपरपैराथायरॉयड पैराथायरॉयडिज्म में, तो क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं, पेशेंट का साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और पेशेंट के एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन में ये सख्त करवाता है। 40-year-old लेडी है, प्रेजेंट हुई है, टैकीकार्डिया, AFib, डबल विजन, स्वेलिंग अबाउट द एंकल, लिड लैग टेस्ट पॉजिटिव है उसका। तो ये लिड लैग टेस्ट पॉजिटिव AFib जब भी आए तो मैंने आपको कहा था आपने जहन में क्या सोचना था कि थायराइड का इश्यू है। अब थायराइड में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा है कि कौन सा इशू यंग एज में हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर पेशेंट यंग हुआ, थायराइड का कोई इशू दिया हुआ, अगर हाइपर थायराइड हुआ तो लाइकली आपने ग्रेप चूज करना है। लाइक पेशेंट को अगर टैकीकार्डिया है, हार्ट रेट ज्यादा है, एंजाइटी है, डायरिया है, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और अगर पेशेंट हाइपोथायराइड हो तो फिर आप कौन सा डिजीज सोचेंगे? चलिए जल्दी बताएं, हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा डिजीज यंग पेशेंट में सोचेंगे आप? हैशी मेट्रो, ठीक है, हैशीमोटो थायराइडिस आप सोचेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि थायराइड की अगर यंग पेशेंट की हिस्ट्री हो, 40+ का पेशेंट हो, आपने अगली चीज सिम्टम्स देखने हैं। अगर सिम्टम हाइपर वाले हों, हार्ट रेट ज्यादा, एंजाइटी, डायरिया हो, फिर आपने ग्रेव्स को सोचना है। और इस सिनेरियो में यही चीज थी कि पेशेंट यंग था, हाइपरथायराइड के सिम्टम्स से, लाइकली डायग्नोसिस आपके पास ग्रेव्स आ गया। 40 फीमेल है, ओपीडी में आई है, हिस्ट्री है, फटीग है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, ड्रोजीनेस है, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है। क्या इन्वेस्टिगेशन आप इसमें कराएंगे? ये आप पेशेंट में कौन से सिम्टम्स हैं, हाइपर या हाइपो के? दीज आर सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइड। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। तो आप इसकी T3 T4 TSH करवाएंगे। आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर बताएं, इस पेशेंट के TSH के लेवल्स कम होंगे या ज्यादा? जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, T3 T4 इसमें कम होता है हमेशा, लेकिन TSH क्या होता है? एनीवन? रेज होगा, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, TSH इसमें के लेवल आपको रेज मिलेंगे, रेज मिलेंगे। Which of the following is a common presentation of primary hyperparathyroidism? हाइपरकैल्सीमिया। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया, सारी बुनियादी वजह हाइपरकैल्सीमिया होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स बनते हैं, किडनी स्टोन्स बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है, उसको ब्रोंकाइटिस हुआ है। ठीक है, अब इंसुलिन उसने स्टॉप किए, ये लॉस कॉन्शियस लेवल, क्या वजह हो सकती है? एक बात याद रखिएगा, टाइप 1 डायबिटिक में, टाइप 1 के अंदर अगर कोई एक्यूट इंसल्ट आए, लाइक जिस तरह पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो, तो इसमें इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऊपर से मरीज ने क्या किया, इंसुलिन स्टॉप कर दिया, उसने डिमांड बढ़ी हुई है, उसने इंसुलिन स्टॉप कर दिया, तो बॉडी में क्या होता है, कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इस पेशेंट में क्या हो गया है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इसने डेवलप कर ली है।
चाइल्ड है, ग्लूकोज लेवल उसके रेस्ड है, डॉक्टर ने उसको आईवी फ्लूइड इंसुलिन दी है, इम्प्रूव आफ्टर सम टाइम, और उस पेशेंट में कॉमा हो गया। इंसुलिन क्या करती है, किसी को पता है पोटाशियम के लेवल्स को? इंसुलिन पोटाशियम को क्या करती है, ब्लड से पोटाशियम को सेल्स के अंदर भेजती है, तो हाइपोकलीमिया हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो पेशेंट की कोमा की वजह हाइपोकलीमिया भी हो सकती है। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोबेबल काज। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा सिनेरियो में कंफ्यूजन इस तरह है कि पेशेंट को अगर आपने आईवी फ्लूइड और इंसुलिन दी है, तो पेशेंट की वजह ये हो सकती है कि असल में ये होता है कि इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज सडनली सेल्स के अंदर भी जाती है पोटाशियम के साथ साथ। ठीक है, जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाती है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल फॉल कर जाते हैं, और ब्रेन के अंदर ब्रेन को एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता कि उस मोडालिटी वो अपनी मेंटेन कर सके। अब होता ये है कि ब्रेन से टू मच, क्योंकि अब ब्रेन के अंदर जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है ना, वो ज्यादा हो जाएंगे कंपेरेटिव टू ब्लड, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड से निकल के सेल्स के अंदर चली गई है। तो क्या होता है कि टू मच वाटर ब्रेन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब वो टू मच वाटर ब्रेन के अंदर जाता है तो पेशेंट को कोमा हो जाता है। तो ये होता ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, लिखना चाहिए था ऑप्शंस के अंदर। तो ये एक वेग सा ऑप्शंस आपको दिए हुए, इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, बल्कि काज क्या होगी, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो डीके के अंदर होता है, लेकिन काज इसमें ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन होगी। लेकिन अगर सेम सिनेरियो में मैं कहता कि पेशेंट को एरिथमियाज हुए हैं, चलिए जी बताइए, एरिथमियाज हुए हैं और पेशेंट को लैप्स हो गया, फिर क्या काज होती अगर पेशेंट को एरिथमियाज होते? एनीवन? पोटेशियम लेवल कम, हाइपोकलीमिया की वजह से एरिथमियाज हो गए, पेशेंट डाई कर जाते हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया सबको? पेशेंट को एनोरेक्सिया, लिथार्जी है, कंफ्यूज है, सीरम सोडियम लेवल उसकी कम है, उसकी कॉज क्या होगी? जब भी सोडियम कम आए और पेशेंट एनोरेक्सिक हो, कैंसर की हिस्ट्री हो, आपने सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एरिएज को चूज करना है। थायराइड की स्वेलिंग है, एग्जामिनेशन पे नोड्यूल पैल्पेबल है, कैंडर नहीं है, आपने स्कैन कराया, आयोडीन अपटेक कम आ गया, तो क्या वजह हो सकती है? दिस इज कोल्ड नोड्यूल। सेम में अगर ज्यादा आता तो दैट वाज हॉट नोड्यूल। हॉट नोड्यूल में ये होता है अपटेक ज्यादा होता है, कोल्ड में कम होता है। ओबीस पेशेंट है, डॉक्टर के पास आया, रिमूवल ऑफ स्टिचेस, डॉक्टर ने ये नोट किया कि वुंड हील नहीं हो रहा, ब्लड और हिस्ट्री में वेट लॉस की हिस्ट्री है, पेशेंट पॉलीफेजिप्सी है, पॉलीयूरी है, फास्टिंग ग्लूकोज सेट है, यूरिन में कीटोन सेट है, HbA1c डी रेंज है। तो ये क्या होगा बेसिकली, लाइकली उस पेशेंट के अंदर, इसमें गलत लिखा हुआ आंसर, टाइप 2 डायबिटिक नहीं होगा, दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, क्योंकि इसमें यूरिन में कीटोन्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये लाइकली टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 नहीं होगा। वेट लॉस भी टाइप 2 में नहीं होता, टाइप 1 में होता है। इसको सही कर लेंगे, गलत है अभी। ठीक है, डिस्कशन से ये भी फायदा होता है, आप लोगों के गलत कॉन्सेप्ट ठीक हो जाते हैं, जो आप लोगों ने की के मुताबिक सोचा होगा, या हो सकता है आप लोगों में से काफी ने अच्छा भी किया होगा। लार्ज नोज है पेशेंट का, फोरहेड है, जॉ है, वाइट हैंड्स है, फिंगर्स और फीट है, पेशेंट को हेडिक है। हेडिक है तो मीन्स हेड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन के अंदर, तो पिट्यूटरी का कोई काज हो सकता है। तो पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन बेसिकली अगर ज्यादा हो तो ये फीचर्स आते हैं एक्रोमेगली वाले, तो लाइकली पेशेंट को क्या है, एक्रोमेगली है। हेडिक और डबल विजन, आप में से कोई जल्दी से मुझे बता सकता है कि कौन सी विजन लॉस होता है पिट्यूटरी एडिनोमा से? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बाई टेम्पोरल या बाई नेजल, जल्दी जल्दी बताया करें। बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया, ठीक है, बाजू का सिनेरियो में ये भी मेंशन होता है। 50 ईयर ओल्ड लेडी है, प्रेजेंट ओपीडी में एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स हैं, हीट सेंसिटिविटी है, और एनलार्ज गाइटर है। सिम्टम सारे हाइपरथायराइडिज्म के, और यंग पेशेंट है, आपने चुप करके ग्रेव्स डिजीज को सोचना। ठीक है, 60 ईयर ओल्ड लेडी है, नॉन केस ऑफ थायराइड डिजीज है, किन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ फटीग, विटिलाइगो, एंगोचिलाइसिस, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? अच्छा, फटीग है पेशेंट को, विटिलाइगो है, और पेशेंट को एंगुलोचिलोसिस है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये क्या चीज है? ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है, हैशिमोटो का सिनेरियो है।
ऑटोम्यून और कौन कौन सा इसके साथ, इनमें से कौन सा ऑटोम्यून है? ये भी ऑटोम्यून नहीं है, ये भी ये नहीं है, तो परनीशियस नहीं। ठीक है, इसी सिनेरियो में अगर मैं इधर सिलिक लिखता ना, तो आपने सिलिक सोचना था, ये बात याद रखिएगा। हैशिमोटो में रिलेशन होता है ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स का। 55 ईयर ओल्ड लेडी है, ईआर में आई है नोजिया वॉमिटिंग के साथ, कैल्शियम लेवल रेज्ड है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी? आप पेशेंट जब भी कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा होते हैं, ठीक है, आप पेशेंट को क्या करते हो कि फ्लूइड्स देते हो ताकि डाइल्यूट करें वो कैल्शियम को। तो आईवी फ्लूइड्स, अगर फ्लूइड से काम ना चले, ठीक है, फ्लूइड से काम ना चले, तो फिर आप लेसिक्स देते हो। लेसिक्स से काम ना चले, फिर आप पेशेंट को कैल्सिटोनिन भी देते हो, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। कोल्ड एंड वार्म नोड्यूल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द स्किनशियोग्राफी। व्हाई शुड वी हैव अ बायोप्सी फॉर कोल्ड नोड्यूल? क्यों? क्योंकि कोल्ड नोड्यूल में रिस्क होता है कैंसर का, मलिग्नेंसी का। हमेशा याद रखिएगा, यंग लेडी solitary nodule, always think of CA थायराइड। ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, यंग लेडी में अगर सॉलिटरी नोड्यूल हो और वो हो भी कोल्ड, तो ऑलवेज थिंक ऑफ CA थायराइड। 2 साल मंथ का बच्चा है, कॉन्स्टिपेशन है, डिस्टेंशन है, पुअर सकिंग है, और उसको बच्चे को अम्लाइकल हर्नी है, तो हाइपोथायराइड है। हाइपो में आपको पता है TSH क्या होगा? कम। सॉरी, TSH क्या होगा? ज्यादा। T3 T4 क्या होगा? कम। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? लो TSH? नो। हाई TSH? यस। बट T3 T4 क्या होंगे? कम। ये लो यू लिखने गया, T4 है, तो राइट आंसर सी है। ठीक है। 21 ईयर ओल्ड ओबीज डायबिटिक पेशेंट है, नॉर्मल LFTs है, व्हाट विल बी इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट चॉइस क्या होगी डायबिटीज में? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन किन पेशेंट को नहीं देते? जिनमें लैक्टिक एसिडोसिस हो। CKD वालों को नहीं देते, क्रोनिक हार्ट फेलियर वालों को नहीं देते। ठीक है, याद रखिएगा। सीटाग्लिप्टिन्स किस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं? जल्दी से बताएं जरा मुझे। DPP4। ठीक है, डाइपेप्टाइड DPP4 इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। ये क्या करता है एंजाइम? बेसिकली जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है, ये डिग्रेड हो जाता है। इसको एंजाइम डिग्रेड करने वाले का नाम होता है DPP4। ये जो आप पेशेंट को ग्लिप्टिन्स देते हैं ना, ग्लिप्टिन्स, ये ग्लिप्टन सारी की सारी इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। GLP के लेवल रेज रहते हैं। और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो है, इसका एक काम ये होता है कि ये इंसुलिन लाइक होती है, ये ग्लूकोज को कम करती है ब्लड में। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? कोई बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ ना आए, टू मच बेसिक्स में से है, मैंने इसलिए बता दिया। विच हार्मोन प्रमोट स्टोरेज ऑफ टैग्स इन एडिपोज टिश्यूज? कौन सा हार्मोन है आपको के हाल में बंदे को ओबीज करता है? ठीक है, तो वो बेसिकली इंसुलिन होता है। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए जो पेशेंट इंसुलिन नोमा वाले होते हैं, जिनमें इंसुलिन का कैंसर होता है, वो ओबीस होते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं। लेकिन जिनके अंदर ग्लूकागोन ज्यादा होता है, उनमें ग्लूकोज ज्यादा होती है लेकिन वेट लॉस होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हैं। इंसुलिन वैसे भी टाइप 1 डायबिटीज का इंसुलिन की वजह से एडवर्स इफेक्ट भी है कि पेशेंट ओबीस हो जाते हैं। 3 ईयर ओल्ड बॉय है, लैया से आया है, शॉर्ट स्टेचर है, प्यूबर्टी डिलेड है, मेंटली रिटार्डेड है। बच्चे के अंदर अगर ये फीचर्स हो हर्निया के, कॉन्स्टिपेशन के, तो ये आपने हाइपोथायराइड सोचना है। और बच्चों में हाइपोथायरिज्म को क्रेटिनिज्म कहा जाता है। ओस्टियोमलेशिया किस में होता है और रिकेट्स कब होता है? जब विटामिन डी कम होता है। ठीक है, और विटामिन डी बच्चों में अगर कम हो तो क्या होता है? चलिए बताए मुझे, ओस्टियोमलेशिया होता है या रिकेट्स होता है? विटामिन डी अगर बच्चों में कम हो, गुड, रिकेट्स होता है। Pheochromocytoma causes an increase in catecholamine, metanephrines, which can be detected in plasma 2 days of fasting. What will be source of brain energy when blood glucose level depleted? तो क्या यूज करता है ब्रेन? अगर ग्लूकोज डिप्लीट हो जाए ना, तो ब्रेन यूज करता है कीटोन्स को।
ये बात याद रखिएगा, कीटोन बॉडीज। A nurse is admitting a patient diagnosed with type 2. Nurse should expect the following symptom during assessment. Except type 2 डायबिटिक के अंदर क्या क्या चीजें वो एक्सपेक्ट कर सकती है? ब्रूजिंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि वुंड हीलिंग नहीं होगी। कीटोन यूरिया हो सकता है, ड्राई माउथ भी हो सकता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया तो ना हो सकता टाइप 2 डायबिटीज में, हाइपर होगा। इंसुलिन वाले पेशेंट में हो सकता है जो इंसुलिन ले रहे हैं। अब ये इतना लंबा सिनेरियो के बाद वो पूछना चाह रहा है कि सल्फोनाइल यूरिया का कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है, मुझे जल्दी से आप बताएं, सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एनीवन? एनीवन? किसी को पता है? अच्छा, होता ये है कि इन एक पोटाशियम सेंस चैनल्स होते हैं, एटीपेज चैनल, पोटाशियम सेंसिटिव। जब भी सेल के अंदर ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज बनाती है एटीपी। एटीपी बनने के बाद वो इन चैनल्स को बंद करता है, पोटाशियम वाले। सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, पोटाशियम इफ्लक्स रुक जाता है, पोटाशियम सेल के अंदर रहता है। तो क्या होता है कि जो इंसुलिन के ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, कैल्शियम जब भी सेल के अंदर ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है, एक्सोसाइटोसिस होती है, इंसुलिन रिलीज होती है। मतलब क्या होता है, दोबारा मैं लिख के बताता हूँ आपको, कि जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाती है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी क्या करता है? एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल को क्लोज कर देता है। तो क्या होगा? इनसाइड सेल पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, उस पॉजिटिविटी की वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस। ये सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसी को एक मिमिक करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, ग्लूकोज तो नहीं देते, हम क्या करते हैं, पेशेंट को कैसी ड्रग देते हैं जो इन पोटाशियम सेंसिटिव एटीपीज चैनल को बंद कर दे। तो उस ड्रग का क्या नाम है? सल्फोनाइल यूरिया। वो इस चैनल को बंद कर देती है, बाकी आगे स्टेप उसी तरह ही। ठीक हो गया? और इसकी दो बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। एक इसकी होती है सल्फोनाइल यूरिया की फर्स्ट जनरेशन, एक सेकंड। फर्स्ट जनरेशन से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, इसमें आती है टोल्ब्यूटामाइड। सेकंड जनरेशन में आती हैं ग्लिकिसाइड, ये आप लोग अक्सर, आप लोगों में से एमओज हैं वो प्रिस्क्राइब भी करते होंगे, ग्लिमिप्राइड। ये सारी सेकंड जनरेशन में, इनसे हाइपोग्लाइसीमिया। इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है, ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम द नोज, और गायनिकोमेस्टिया की कौन सी ड्रग है जो करती है नहीं देनी चाहिए स्पाइरोनोलेक्टोन? बच्चों वाला एमसीक्यू आपको आता था वैसे भी। पेशेंट है, मिडिल एज है, वेट गेन हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस, हाइपोथायराइड का सिनेरियो है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब डायग्नोसिस में जंप ऐसे नहीं करना, पहले देखना है कि पेशेंट में टीएसएच क्या है, ज्यादा है, और T3 T4, तो ये टिपिकल हाइपोथायराइड है। और सेम पेशेंट में अगर सिम्टम्स ना हो, मैं आपको ये इन्वेस्टिगेशन दूं, टीएसएच कम है, T3 T4 ज्यादा है, नो क्लिनिकल सिम्टम्स, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनीवन? सब क्लिनिकल क्या है ये? दिस इज सब क्लिनिकल गुड। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। समझ आ गया? साइन सिम्टम ना हो तो सब क्लिनिकल होता है। 60-year-old ओबीज मैन है, पोलीयूरिया पोलीफेशिया के साथ आया है, वेट लॉस है, टाइप 2 डायबिटीज है, डायग्नोज हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रिस्क ड्यू टू पुअर कंप्लायंस टू मेडिकेशन? तो टाइप 2 में क्या होता है? हाइपर और स्मॉलर कोमा। और टाइप 1 में क्या होता है? जल्दी से बताएं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये बात याद रखिएगा। पेशेंट है, अफ्रेड ऑफ डेंटल एक्सट्रैक्शन, व्हेन ही सैट इन अ डेंटिस्ट चेयर हिज हार्ट बीट इंक्रीज। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेस के लिए? कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन से जो स्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और पेशेंट का हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। एथलीट है, स्प्रेन किया है एंकल व्हाइल रनिंग, सून देयर वाज स्वेलिंग, सीवियर पेन। पेन में कौन सा इन्वॉल्व होता है? ब्रेडिकाइनिन इन्वॉल्व होता है, हिस्टामिन भी होता है। ये तो बच्चों ने हमसे यूज था।
टाइप 2 डायबिटीज है, सल्फोनाइल यूरिया लिखिए। क्या साइड इफेक्ट होगा इस ड्रग का? हाइपोग्लाइसीमिया। ये बात याद रखिएगा। मिडिल एज दे दी है, इसका मतलब है कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज आने लगे। वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हॉर्सनेस है, आपने समझ लिया हाइपोथायराइड। मैंने आपको बताया था क्या चीज, कि यंग लेडी हो और हाइपोथायराइड के सिम्टम्स हो, चुप करके आपने सोचना है हैशिमोटोथायराइडिस, ठीक है। और एक और चीज, एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। वैसे एक बात आपको बताऊं कि अगर पेशेंट में टीएसएच कम हो, सॉरी टीएसएच ज्यादा हो, T3 T4 कम हो, आप हाइपोथायराइड ही सोचते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज में थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो तो हैशिमोटो, ठीक है। अगर किसी मरीज में टेंडर टेंडर गॉइटर हो और हिस्ट्री हो वायरल इलनेस की, फिर क्या सोचते हैं, किसी को पता है? फिर सोचते हैं डी क्यूबिडन थायराइडाइटिस। और अगर किसी पेशेंट में थायराइड हो, फीचर सारे हाइपोथायराइड के, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो, सांस लेने में मसला हो, फिर आप सोचते हैं रिडाइल्स थायराइडाइटिस, ठीक है। बच्चा है, कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग इन द राइट ग्रोन और स्क्रोटम तक जा रही है। अब ये एक पर्टिनेंट एमसीक्यूज नहीं है वैसे, ये पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनैलिस का बेसिकली सिनेरियो था, सर्जरी में हम करेंगे इसको मिस करा दें। हेडेक के साथ है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, लमनेस है, इंक्रीज साइज ऑफ फुट है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या है? दिस इज एक्रोमेगली। नॉन डायबिटिक है, उसको क्या हो गया? एक्यूट इंसल्ट आ गई है, डायरिया इन्फेक्शन हो गया, पोटाशियम कम है। तो हाइपोक्लीमिया की काज क्या है इस पेशेंट में? हाइपोक्लीमिया की काज इस पेशेंट में डायरिया है, ठीक है। डायरिया से हाइपोक्लीमिया होता है। वैसे मुझे एक बात बताएं, डायरिया में मेटाबॉलिक क्या होता है, अल्कलोसिस या एसिडोसिस? एनीवन? और वोमिटिंग में क्या होता है? वोमिटिंग में एसिड बॉडी से निकल जाता है तो अल्कलोसिस होती है। डायरिया में बाई कार्ब निकल जाते हैं बॉडी से तो एसिडोसिस, ठीक है। टीबी का पेशेंट है, ओपीडी में आया है डार्कनिंग ऑफ स्किन के साथ, लैब्स में कॉर्टिसोल कम मिला है, इसका मतलब है एड्रीनल का कोई मसला आ रहा है। एसीटीएच ज्यादा मिल गया है, कॉर्टिसोल कम है, एसीटीएच ज्यादा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मसला तो एड्रीनल के मसले लेवल पे है, लिम्फोसाइट ज्यादा है। फिर लाइकली डायग्नोसिस एड्रीनल का टीबी के साथ क्या मिलता जुलता होता है? एडिसन। एडिसन में इसी वजह से एसीटीएच ज्यादा होने की वजह से पेशेंट में स्किन में पिगमेंटेशन आती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा दूं, जो एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है वो या प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? प्राइमरी के अंदर एसीटीएच जो होता है वो रेस्ड होता है, ठीक है, और स्किन पिगमेंट होती है। जो सेकेंडरी होता है ना, उसमें एसीटीएच कम होता है और स्किन की पिगमेंटेशन एब्सेंट होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। कॉर्टिसोल दोनों में ही कम होता है, ब्लड प्रेशर दोनों में ही कम होता है। मुझे आप जल्दी से एक बात बता दें कि एड्रीनल के जो हार्मोन्स होते हैं, जो ना जीएफआर निमोनिक होता है ना, यहाँ से एल्डोस्टेरोन होता है, कॉर्टिसोल फेसिकुलेटा से होता है, रेटिकुलरिस से एंड्रोजन होते हैं। एसीटीएच किधर किधर एक्ट करता है? तीनों जगह पे एक्ट करता है। कौन सी जगह पे एक्ट नहीं करता? मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आपने जल्दी रिप्लाई, ए, बी या सी। ए, बी और सी, इन तीनों में से किस जगह पे एसीटीएच एक्ट नहीं करता? ए पे, ठीक है, ए पे। और ए पे किसके इफेक्ट के अंदर होता है? ए, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। 35 और फीमेल है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, इमरजेंसी में ये हैंड इंजरी के साथ, इजी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफिकल्टी इन फोकसिंग है, सिम्टम्स इंप्रूव बाय रेस्ट, रेस्ट से सिम्टम इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा,
सिम्टम्स आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू विच कंडीशन। अब मैं एक बात याद रखें, अगर किसी मरीज में ऐसे सिम्टम्स हों जो रेस्ट से इंप्रूव हो जाएं, तो ये डायग्नोसिस होता है ओटोसिस हो, किसका? माइस्थीनिया का। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ये चीजें होती हैं। पीरियोडिक पैरालिसिस के अंदर पोटेशियम कम होता है। जीबी सिंड्रोम में सेंसरी या मोटर वीकनेस होती है। ठीक है, और ये लोअर मोटर से होता है, नीचे से स्टार्ट होता है। हाइपोक्लीमिया का कोई एविडेंस ही नहीं है। पेशेंट ईआर के अंदर आया है, ओपीडी में, एपिटाइट कम है, वेट इंक्रीज हो गया है, थिक क्लॉथ वेयर कर रहा था वार्म डे में, पोर्ट्स वाइस है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? बच्चों वाला एमसीक्यू थायराइड के हार्मोन से। लेडी है, वेट लॉस के साथ आई है, डार्कनिंग ऑफ कम्प्लेक्शन फॉर 6 मंथ, नकल्स पे हाइपर पिगमेंटेशन है, बीपी कम है, ठीक है, शुगर भी कम है, तो ये कौन सी एड्रेनल इनसफिशिएंसी है? बेसिकली प्राइमरी एडिसन डिजीज है ये। कुशिंग नहीं हो सकता, कुशिंग में शुगर ज्यादा होनी चाहिए थी। ग्रेव्स क्यों नहीं है? ग्रेव्स का कोई फीचर ही नहीं है भाई, ट्रेमर्स ही नहीं है। क्या दो चीजें ग्रेव्स में पर्टिनेंट होती हैं, जल्दी से बताएं मुझे। एक तो होती है पेरिटिबियल मिक्स एडिमा, एक और चीज क्या होती है? ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी प्रोप्टोसिस हो जाती है। हाइपोथायराइड की पेशेंट है, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, इट वाज फाउंड। एज रिगार्ड आयोडीन मेटाबॉलिज्म इन दिस पेशेंट, क्या है कि इस पेशेंट में इंजेक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। डाइटरी डेफिशिएंसी की मसला है, तो जाहिर सी बात है डाइटरी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं कि पेशेंट इनटेक उसका प्रॉपर हो। सो दैट वाज टुडेज सेक्शन। होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। मैंने जो चीजें आपको समझाना चाहिए वो मेरा मेन फोकस था, वो ये कि किस तरह आपने डायबिटीज को सोचना है, टाइप 1 के अंदर डीके को सोचना है, ठीक है, टाइप 2 के अंदर हाइपर और स्मॉलर कोमा को सोचना है। उसमें क्या, इन दोनों में फर्क क्या होता है? डीके में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है, कीटोन्स पॉजिटिव होते हैं। इसमें ये चीजें नहीं होती, इसमें ग्लूकोज ज्यादा होती है और पेशेंट का ट्रोजिन लेवल ज्यादा होता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन?